नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लाए हैं चैप्टर 6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस जानने से पहले सेल्फ इंडक्शन जानने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि फैराडे लॉ क्या था और लेंज लॉ क्या था। दो चीजें हमको आनी चाहिए। फैराडे लॉ कहता है कि जब किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है तो सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाती है। अगर हमारी सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस करंट भी फ्लो होने लगती है और इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होता है, इन सच वे होता है कि वह उस काज का अपोज करती है जिस काज के कारण प्रोड्यूस होती है। यानी साधारण भाषा में कहें तो बेटा जी बाप जी का विरोध करने लगते हैं, तो वो है लेंज लॉ। अब इन दो कॉन्सेप्ट को जानकर आते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ का मतलब स्वयं की बात हो रही है, तो कुछ स्वयं से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में एक सेल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे रोहेस्टेट यानी पोटेंशियल डिवाइडर जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज करके करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये इस का वर्क ये है कि हम करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है और इस सर्किट में जब फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती है तो कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी इसमें इस सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की घटना या फिनोमेना देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास दो सर्किट और है। अब इस स्ट्रेट वायर को हटाकर अगर हम इसके जगह पर क्या करें कि कॉइल जोड़ दें, कॉइल जोड़ दें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक कॉइल है। अब इस जगह पर इस सर्किट में हम करंट को इंक्रीज करा कर देखेंगे और दूसरे कंडीशन में यहाँ पे बैटरी जुड़ी है। ये हमारा कहते हैं इसको रोहेस्टेड जोड़ा गया है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल को या कहें कि करंट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सेम सर्किट हमारे पास एक और है। यहाँ पे इस सर्किट में हम करंट को, जो हमारी मेन करंट है उसको हम करेंगे डिक्रीज और इस सर्किट में मेन करंट को करेंगे हम इंक्रीज। तो दोनों कंडीशनों में क्या देखने को मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारे पास सर्किट। अब देखें कि जैसे ही यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर को हटाकर यहाँ पे कॉइल जोड़ दिया, हेलिकल कॉइल, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ और करंट जब इंक्रीज कराएंगे, कांस्टेंट करंट फ्लो होगी तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा जीरो होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। जब यहाँ से हम करंट को इंक्रीज कराएंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं इस सर्किट में करंट को हम इंक्रीज करा रहे हैं। तो जब करंट को इंक्रीज कराएंगे तो करंट जब हमारी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण इस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में इंड्यूस करंट भी होगी और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यानी वह फ्लक्स चेंजिंग के कारण, यानी करंट के इंक्रीज के कारण फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है
और वो क्या करेगी, करंट को डिक्रीज कराएगी, यानी मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और इस घटना की खोज की थी अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी। तो उनके सम्मान में सेल्फ इंडक्शन का यूनिट भी हेनरी होता है। तो ये है, यहाँ पे हमने करंट को जब इंक्रीज किया तब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो इंड्यूस करंट अपोज करेगी मेन करंट का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेकिंग। इस प्रोसेस को मेकिंग बोला जाता है। तो अब ये हो गया हमारे पास दूसरी सर्किट। और दूसरी सर्किट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी हमारी जो मेन करंट है वो हो रही है डिक्रीज। मेन करंट हमारी डिक्रीज, तो मेन करंट डिक्रीज कर रही है, तो अगेन कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंजिंग होगी। और जब फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट यहाँ पे करंट के डिक्रीज होने से प्रोड्यूस हुई है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डेंस इस करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट होगी वो मेन करंट के डायरेक्शन में होगा, और मेन करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते बोलते हैं ब्रेकिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग। तो ये हमारी इंड्यूस करंट होगी, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो मेन करंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब इसके फिनोमेना हमने देखा क्या होता है, यानी फिनोमेना कि कह दें कि सेल्फ इंडक्शन ऐसी फिनोमेना है कि जब किसी सर्किट में करंट की वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसी सर्किट में एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो इंड्यूस करंट मेन करंट के हटने या बढ़ने का अपोज करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ये अब हम लोग लिखते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाउंड इन ए सर्कुलर current carrying coil. It is the phenomena of the production of EMF in a circuit when the magnetic flux linked with the circuit changes as a result of changes in current in the same circuit. उसी सर्किट में, दूसरी सर्किट में नहीं होता, उसी सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। The induced EMF is always called back EMF. When the current in the coil is increases, self-induction opposes the growth of the current. This process is called making. तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। When the current in the coil is increases, self induction क्या करता है, अपोज करता है ग्रोथ ऑफ द करंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेकिंग। इस प्रोसेस को मेकिंग कहते हैं। जो फर्स्ट वाला फिगर था हमारा, वहां पे करंट को इंक्रीज कर रहे थे। अब when the current is decrease, self induction oppose the decay of current. This process is called breaking. इस प्रोसेस को ब्रेकिंग बोलते हैं। तो ये था हम लोगों का। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है हमारा, तो एट एनी, यहाँ पे आप नहीं है, आर है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आर सेल्फ इंडक्टेंस at any state the total number of flux linkages with the coil is proportional to the current। यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कॉइल है, उसमें n नंबर्स ऑफ टर्न है, और ईच कॉइल, जितने भी कॉइल है सबसे फ्लक्स लिंक होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, n5 ये होगा। तो इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, और ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होता है तो हम इक्वल करके कांस्टेंट रखते हैं,
और उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यही यल हमारा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको हम लेते हैं व्हेन n इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स यहाँ पे, और दूसरी चीज यल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस। इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब यल इक्वल टू हमको मिलेगा n फाई अपन आई। अब आई को हम क्या करते हैं, कर देते हैं 1। देन मैथमेटिकली एक डिफिनीशन हमको मिलेगा, इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर देन एल इक्वल टू एन फाइव। यानी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि hence the coefficient of self induction is numerically equal to the total flux linked with the coil when unit current flowing through the coil। यानी यूनिट करंट कॉइल में फ्लो हो रही हो तो जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। अब एक डेफिनेशन ये था, दूसरा डेफिनेशन निकाला जाता है फैराडे लॉ से। तो आइए उसको भी देखेंगे। व्हेन करंट चेंजिंग थ्रू द कॉइल देन बैक ईएमएफ इंड्यूस। जब करंट को हम चेंज करते हैं कॉइल में तो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो बैक ईएमएफ कितना होगा, इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और ये है फैराडे का लॉ। अब एन हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में अगर इस तरह से कहीं लिखा है और यहाँ पे ए एक्स पावर एन हो, ए एक्स पावर एन, तो हम ये जो कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, तो एक्स के अतिरिक्त जितने भी होंगे वो कांस्टेंट होंगे, उसको कर लेते हैं बाहर। तो ये डी बाई डी एक्स और एक्स पावर एन डिफरेंशिएशन में। तो यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस n को हम अंदर भी कर सकते हैं, इस n को बाहर भी कर सकते हैं। तो n को हमने बाहर लाया और n फाई टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, और n फाई इक्वल टू है एल आई। तो हम लिख देते हैं यह इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी एल आई। अब यल कांस्टेंट है, इसको हम करेंगे बाहर, तो ये हमको मिलेगा इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, या डी आई अपॉन डी टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ई माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास हुआ टॉपिक। अब आते हैं हम लोग ये डिफिनीशन अब एक यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इफ नेगेटिव साइन सो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट। यानी इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो मेन करंट का हमेशा अपोज करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। डी आई अपॉन डी टी को हम मानते हैं 1। देन एल इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि hence the coefficient of self induction is numerically equal to induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is unit। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल, ये डी आई अपॉन डी डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ है, तो ये कितना होना चाहिए, यूनिट हो। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इक्वल होगा इंड्यूस ईएमएफ के बराबर। अब आते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देखते हैं। तो यूनिट देखें, पहली यूनिट होती है हेनरी। बताए भी आपको कि जोसेफ हेनरी अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना की खोज की थी। उन्हीं के ऑनर में ये जो होता है कि हेनरी उन यूनिट नाम दिया गया हेनरी। वैसे जो हम लोगों के फॉर्मूले हैं उसके आधार पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो हम लोगों को इस तरह से मिला, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो फाई का वेबर, आई का होता है एम्पियर, तो एक इसका होगा वेबर पर एम्पियर, ये निकला। दूसरा हम लोगों को मिला था एल इक्वल टू माइनस ई और डी आई अपॉन डी टी। तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं माइनस ई और डी टी अपॉन डी आई। अब ई है तो पोटेंशियल है तो वोल्ट होगा, डी टी है
तो टाइम है तो सेकंड होगा और ये एम्पियर है तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी से हम इसकी यूनिट निकाल डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन होता है ml² t पर -2 a पर -2। अब डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं। तो जो भी फार्मूला है उसी से निकाल लेते हैं। जैसे ये हो गया वोल्ट और ये हो गया सेकंड अपॉन एम्पियर, ये लिख दें। और V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो वोल्ट की जगह पर हम जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लिए जूल पर कूलाम इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब जूल का और कूलाम का मालूम है और सेकेंड का, सबकी वैल्यू रखेंगे। तो जूल का होता है m/l² t पर -2 और अपान कूलाम है तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू होगा I इंटू टी, इतना होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जूल पर कूलाम, तो ये T ये हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है सेकंड, तो सेकंड ले लिया हमने अपान ए है आपका एम्पियर। तो देखें एम्पियर हो गया। तो ये सेकंड का टी, तो इस टी से हम टी को कैंसिल आउट करें और ये इस तरफ लाएं तो m/l² t पर -2 अपॉन ये और ये मिलकर हो जाएंगे a²। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो m/l² t पर -2 और ये पर -2, ये इसका डायमेंशन होगा। अब आते हैं कुछ और देखते हैं डिस्कशन। जो इम्पोर्टेंट की वर्ड है सेल्फ इंडक्शन के लिए उसको देखते हैं। पहली चीज तो ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एनी इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योमेट्री एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्टेट वायर इज जीरो। पहली चीज तो ज्योमेट्री, यानी सेल्फ इंडक्शन जो होगा वो किसी कॉइल का ही होगा। अगर आपके पास स्ट्रेट वायर है तो उसका सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, उसका सेल्फ इंडक्शन जीरो होगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंडक्टर इज जीरो, यानी जो ये होता है, जो हमारे सर्किट होते हैं उसमें इसको बोला जाता है इंडक्टर, ये इंडक्टर कहलाते हैं। और जो एक आइडियल इंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस खुद का जीरो होता है, बट ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ होता है। बट आइडियल की बात कर रहा हूं, आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस होगा जीरो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही बताएगा कि सेल्फ इंडक्शन है क्या एक्चुअल में। तो सेल्फ इंडक्शन करंट का अपोज नहीं करता है, वो अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी जो करंट में चेंजिंग होती है उसका अपोज करता है सेल्फ इंडक्शन। दूसरी चीज कि यही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में करता है। और मैकेनिक्स में अगर कोई बॉडी है तो अपने पोजीशन अगर मोशन में है, इनर्शिया, इनर्शिया की बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इनर्शिया, अगर कोई बॉडी है मोशन में है तो या कह दें कि स्टेशनरी है, विराम में है, तो दोनों पोजीशनों में वो अपने चेंजिंग का मोशन के या इक्विलिब्रियम का दोनों में चेंज करती है। तो ये कहें कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो मैकेनिक्स के इनर्शिया के इक्विवेलेंट है। मैकेनिक्स में इनर्शिया भी वही काम करता है जो इलेक्ट्रिसिटी में सेल्फ इंडक्शन कहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सेल्फ इंडक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एनी सर्किट इंडक्टेंस अपोज चेंज ऑफ करंट, नॉट करंट।
hence inductance is equivalent to mechanical inertia, therefore inductance is called electrical inertia. इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। तो इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज करता है, नॉट करंट। करंट का अपोज नहीं करता है, चेंज इन, जो करंट में चेंजिंग होती है। यहाँ पे भी देखे थे, अगर कॉइल है और इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जीरो ही हो। अब आते हैं हम लोग व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ये अगर कोई रजिस्टर है और रजिस्टर में करंट ए से बी के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हर कंडीशन में ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से हाई होता है। यानी ए का पोटेंशियल ऑलवेज, हमेशा होगा। लेकिन इंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो जरूरी नहीं है कि ए का पोटेंशियल ऑलवेज हाई हो और बी का पोटेंशियल ऑलवेज लो। तो देखते हैं यहाँ पे चाहे ए इधर से करंट फ्लो कराए, तो अगर ए से बी की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो हर कंडीशन में ए का पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर होगा और ए का पोटेंशियल हाई होगा बी के पोटेंशियल से। यानी करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, पोटेंशियल एक तरह का स्लोप ले। अगर आप कहीं वाटर, अगर यहाँ पे पानी गिरा दें तो पानी कहाँ, ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, इधर तो चढ़ेगा नहीं, जिधर नीचे ढाल होगा, स्लोप होगा, उधर ही जाएगा। तो जिधर पोटेंशियल कम होगा उधर ही करंट फ्लो होगी, उधर ही करंट फ्लो होगी। तो ए का पोटेंशियल हमेशा हाई होगा। लेकिन इंडक्टेंस के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन इंडक्टर, तो इंडक्टर में अगर करंट ए से बी के तरफ फ्लो हो रही हो तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ए का पोटेंशियल हाई होगा और बी का पोटेंशियल लो होगा। क्यों नहीं होगा, तो वो कारण देखते हैं। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये होगा। अब दो सिचुएशन हो गए। पहला सिचुएशन होगा इफ डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू पॉजिटिव, यानी करंट हमारी जब इंक्रीज करेगी तो डी आई अपॉन डी टी को हम पॉजिटिव लेंगे। यानी देखिए कि अब चार में से अगर दो को घटाएं तो क्या मिलेगा, दो, और दो में से चार घटाएं तो क्या मिलेगा, माइनस दो। यानी मैथ के फंडे से हम बता सकते हैं कि अब जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई मीन्स ए का पोटेंशियल हाई है, बी का पोटेंशियल कम है, तभी पॉजिटिव आया। तो हम इसको लिख सकते हैं भी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। लेकिन अगर करंट, हमारी रेट ऑफ करंट जो हो डी आई अपॉन डी टी निगेटिव मतलब डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में ये जो एल डी आई अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू होगी निगेटिव। तो वी ए तब उस कंडीशन में निगेटिव होगा तो ये कंडीशन आएगा, यानी ए का पोटेंशियल कम होगा और बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी निगेटिव वैल्यू आई। तो ए का पोटेंशियल कम और बी का पोटेंशियल अधिक होगा। अब आते हैं हम लोग ये और कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पे आई हमारी इंक्रीज कर रही है, करंट जब इंक्रीज करती है तो कंडीशन क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। उस कंडीशन में ए का पोटेंशियल हाई, बी का पोटेंशियल लो, और ए जो होता है एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से बिहेव करेगा और बी एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरह से बिहेव करेगा। अब यही काम इसमें देखते हैं कि अगर हमारी करंट डिक्रीज कर रही है, तो करंट जब डिक्रीज कर रही है मीन्स वी ए माइनस बी बी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यानी ए का पोटेंशियल कम हो गया और बी का पोटेंशियल ज्यादा। अब बी जो है एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से वर्क करेगा और ये जो होता है निगेटिव टर्मिनल की, यानी अब पॉजिटिव ये हो गया और निगेटिव इस तरफ हो। अब आते हैं कुछ और देखते हैं। केवीएल विथ एन इंडक्टर, केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ
हम लोग लगाते हैं, जिसको लूप लॉ भी बोलते हैं। केवीएल इसमें लगाते हैं, तो केवीएल देखें, अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव है, तो करंट हमारी जो फ्लो होगी आई, वो इधर से फ्लो होगी और इधर से चले, ऐसे आएगी करंट, आई है और इस तरफ करंट है। तो जब हमारी करंट इस तरह से फ्लो होगी, मीन्स यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई, यहाँ का पोटेंशियल लो। अब यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये हाई और ये हो गया लो। तो जब हाई से लो की तरफ जाते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, चाहे रजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा आई आर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एल डी आई अपॉन डी टी। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो यही कहता था, V इक्वल टू जीरो, V इक्वल टू, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिरे का पोटेंशियल का सम इक्वल टू जीरो। साइन कन्वेंशन था हम लोगों का कि जब पोटेंशियल ड्रॉप हो, हाई से लो के तरफ जाए तो निगेटिव, और लो से जब हाई के तरफ जाए तो पॉजिटिव, क्योंकि वहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल गेन होता है। तो अब डायरेक्शन के ऊपर है कि किधर से हम रास्ता चुनते हैं। अब आते हैं, देखिए कि अगर हम यहां से ये ले लें, बी ले लें, सी ले लें और डी ले लें, तो लूप हम चयन कर रहे हैं ए बी सी डी, और फिर जहां से चले थे वहीं पे पहुंचना, ए बी सी डी ए। तो अब यहाँ पे आ गए, सेल है, और सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव तब लेते हैं जब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। तो हम लोगों ने रास्ता तो इधर से चुना है, तो निगेटिव से टर्मिनल जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे आए तो हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो निगेटिव, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये होगा केवीएल। अब आते हैं हम लोग कुछ इस पर एग्जांपल्स देखते हैं, और ये क्वेश्चन लेते हैं कि द इंडक्टेंस शो इन द फिगर हैज इंडक्टेंस 0.554 Henry and carries a current in the direction shown that is decreasing at a uniform rate di upon dt equal to 0.2 ampere per second। तो कह रहा है, इसमें है इस तरफ करंट हमारी जा रही है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ। दूसरा कह रहा है कि विच एंड ऑफ इंडक्टर ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल। तो ए और बी में से कौन हायर पोटेंशियल पर होगा। तो आइए इसको करते हैं। ये E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल की वैल्यू 0. ये ले लीजिए 52, तो 0.52 यहाँ पे 2 है, 4 पर भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। 52 और ये 0.2 जब हम मल्टीप्लाई किए तो 1.02 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट ये हमको मिला। अब बी पार्ट इसका करना है, तो बी मीन्स वी बी ए, करंट हमारी किधर से फ्लो हो रही थी, ये था इंडक्टर, और ये एंड था बी, और ये एंड था हमारा ये। करंट हमारी कुछ इधर से फ्लो हो रही थी, तो वी बी ए, वी ए यानी यहाँ पे करंट हमारी डिक्रीज कर रही है, यानी डी आई अपॉन डी टी क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो ये कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू होगी निगेटिव, और निगेटिव का मतलब कि ये का पोटेंशियल बी है और ए का पोटेंशियल, यानी यहाँ से और वीबी में से वीए को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो निगेटिव मीन्स वीए ज्यादा है और वीबी कम है।
तो ए का पोटेंशियल जो होता है ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल होगा कम। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन द circuit diagram shown in figure R equal to 10 ohm, L equal to 5 Henry and E equal to 20 volt, I equal to 2 ampere. This current is decreasing at the rate of minus 1.0 ampere per second. Find VAB at this instant. ये दे रखा है, तो इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ केवीएल लगाते हैं। अब करंट का डायरेक्शन तो ऐसे दिख रहा है हमको, मान लेते हैं कि आई करंट है, तो हम कहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो हाई लो पोटेंशियल ड्रॉप, फिर हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप, और सेल में जब चल रहा है तो प्लस से माइनस तो लेना होगा निगेटिव, यानी ए के पोटेंशियल से चलेंगे और बी के पोटेंशियल पर। अगर इधर से चलते हैं तो इधर से चलेंगे तो माइनस प्लस, यानी प्लस लेंगे, ई को प्लस, लो से हाई प्लस, लो से हाई जा रहा है प्लस। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। वीबी वीबी यानी यहां से हम चल रहे हैं वीबी, अब इधर से रास्ता हम चुन रहे हैं अपना, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस ही, फिर लो से हाई जा रहा है प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, और फिर लो से हाई जा रहा है तो प्लस आई आर इक्वल टू वी ए। अब इसको हम इस तरफ ले आ दें तो वी ए माइनस वी बी, और ये कितना है E25, डी आई अपॉन डी टी है -1 और I2 R है 10। सिंप्लीफाई करें तो वी ए माइनस वी बी हमको मिलेगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 35। यहाँ से 20, यहाँ 20 40 में से माइनस 5 को माइनस करेंगे तो 35 वोल्ट। ये हो गया। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल। हमारे पास एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है, उसका हम सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन इंडक्शन फाइंड करेंगे, इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्ट यल फाइंड करना है। तो पहली चीज कि यल फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, यन ये लेना है यन फाई अपॉन आई, फाई नहीं मालूम तो फाई को हम पहले फाइंड कर लें बी इंटू ए अपॉन आई, यही काम करना है हर कंडीशन। तो पहले हम इसको निकाल लें, क्या कहते हैं फ्लक्स को, और देन तब फाइंड कर लेंगे एन को मल्टीप्लाई कर। तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है यहाँ पे, और सर्कुलर कॉइल है, और इसके सेंटर पर अगर इसमें एन टर्न है तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड किए थे म्यू जीरो एन अपॉन आई अपॉन 2 आर, जो रेडियस अगर आर लेते हैं तो मैग्नेटिक बी मिल गया। एरिया इसका मालूम है कि एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हम लिख सकते हैं। तो देन सपोज एन टर्न्स इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल व्हेन आई करंट फ्लो बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, इतना हुआ। अब हमको यल निकालना है, तो पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल कितना होगा, बी ए म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर पाई आर स्क्वायर म्यू जीरो पाई, एक आर से हम आर कैंसिल कर दें, एन आर आई अपॉन। अब इसमें एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा, या यल एन पाई अपॉन आई, तो एन म्यू जीरो एन आर आई अपॉन आई इंटू 2, तो आई से आई यहाँ कैंसिल, तो म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर, और आर यल आर आई सॉरी आर यहाँ पे आई नहीं रहेगा, ये आई नहीं रहेगा, इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो आई से आई कैंसिल, म्यू जीरो एन स्क्वायर आर अपॉन 2, म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2,
ये होगा इसका कह दें तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए प्लेन सर्कुलर क्वाइल। तो ये था। अब आते हैं हम सोलिनॉइड लेते हैं, ये म्यू जीरो पाई एन, ये तो हटा ही दें, ये नहीं है, आई नहीं रहेगा इसमें। अब इफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए कोर ऑफ क्वाइल, अगर क्वाइल है और उसके कोर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड कर दें, तो म्यू जीरो में रिलेटिव परमेबिलिटी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो म्यू आर इंटू म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर, ये नहीं, ये कैंसिल करें, तो म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन टू। और म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है 1 से, मीन्स जो यल है वो काफी इंक्रीज कर जाता है अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड कर दें सर्कुलर कॉइल के। तो अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड लेते हैं, तो सोलिनॉइड ये है हमारे पास, और लॉन्ग सोलिनॉइड का मीन्स होता है कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज ग्रेटर देन, या ये कह दें कि जो डायमीटर ऑफ सोलिनॉइड इज नेग्लिजिबल एज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज कॉल्ड लॉन्ग सोलिनॉइड। और लॉन्ग सोलिनॉइड जब होता है तो जो इसकी एक्सिस होती है, ये एक्सिस है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो। और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो एन आई, वेयर एन इज द नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ टर्न इन सोलिनॉइड इज एन एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन इक्वल टू एन अपॉन एल। तो देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के म्यू जीरो एन आई या म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई, ये हमको मिला। अब यहां से हम ले सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड, तो कितना हुआ बी इंटू ए म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई ए। आइए अब आते हैं यहां से एन फाइव बी अपॉन आई, तो एन अपॉन आई फाइव बी की वैल्यू हम पुट कर दें इतना। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है आई, आई कैंसिल होगा, एन से एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इस रिलेशन को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे तो स्मॉल एन इक्वल टू मिला था एन अपॉन एल। अब यहां से अगर निकालें कैपिटल एन को तो हमको मिलेगा एन इंटू एल। अब इस एन की जगह पर हम रख दें कितने को म्यू जीरो, और एन की जगह पर स्मॉल एन इंटू एल का होल स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। तो हमको यहां से दिख रहा है कि एक एल कैंसिल होगा, तब हमको मिलेगा म्यू जीरो एन स्क्वायर और एल इंटू ए, एल इंटू ए, वेयर एल इंटू ए वॉल्यूम होता है सोलिनॉइड का, लेंथ इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम मिलेगा, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर एल इंटू ये हमको मिलेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अब इंडक्टर में एनर्जी, कैपेसिटर में हम लोग देखे थे, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। सिमिलरली इंडक्टर में भी एनर्जी, इंडक्टर मींस जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और ये एल आई जीरो का स्क्वायर होता है। इसी को हमको डिराइव करना है, तो ये कॉइल कैरिंग करंट स्टोर्ड एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 1/2 एल आई जीरो का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो, देखें कि एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी एनर्जी है यू इक्वल टू इतनी हो, लेकिन ये एनर्जी कैसे स्टोर होती है कि जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो, अगर यहाँ पे हम एक कॉइल ले लें,
और यहाँ पे कॉइल को एक जो हम लोगों ने इनिशियल सर्किट बना रखा था, यहाँ पे हमने सेल लगाया और यहाँ पे रोहेस्टेड जोड़ दिया और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से जब हम करंट फ्लो कराएंगे, चेंज कराएंगे इसके थ्रू, रोहेस्टेड के थ्रू, तो उस कंडीशन में इसमें क्या उत्पन्न होगा? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के कारण बैक इंड्यूस ईएमएफ, और बैक इंड्यूस ईएमएफ के कारण इसमें कौन सी उत्पन्न होगी? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट मेन करंट के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने का अपोज करेगी। तो जो अपोज करेगी, तो इस अपोजिशन के अगेंस्ट जो होता है, इस सेल के द्वारा वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क ही इंडक्टर, जो इंडक्टर है हमारा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाता है। इसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डी इक्वल टू वर्क करना पड़ा, तो वर्क हमको पावर, कार्य करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, और फोर्स लगाएंगे तो पावर देना पड़ा। तो पावर इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन फाइंड करना है, तो पी इंटू हमको लेना होगा डी टी। तो हम इसको ले लेते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू, चूंकि पी इंटू डी टी, और P इक्वल टू होता कितना है? V इंटू आई, और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड लेंगे, इक्वल टू, चूंकि माइनस होता है हमको माइनस नहीं लेना, प्लस लेना है, तो हमने ले लिया मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे आ, लिख लेंगे E और I इंटू डी टी। तो ये P इक्वल टू हमको मिल जाएगा E इंटू आई इंटू डी टी। अब E की वैल्यू हम रखें, तो माइनस E इक्वल टू होता है एल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड लें तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हुआ, देन हम लिख सकते हैं एल आई डी। ये हुआ। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इनिशियल करंट हमारी जीरो थी, और जब मैक्सिमम हुई तो आई जीरो हो गई। तो हम पहले यहाँ से इंटीग्रेट करें, तो आई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो यल तो हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट तो कांस्टेंट ही होगा, तो उसको हम कर लेंगे बाहर। और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू, और ये होगा यल, और आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर अपॉन टू। अपर लिमिट आई जीरो है, तो आई जीरो रखेंगे, और लोअर लिमिट जीरो, देन हमको मिलेगा आ, इतना, यानी 1/2। यही हम लिख सकते हैं 1/2 एल आई जीरो का होल स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, या सोलिनॉइड के कंडीशन में कितना आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर सोलिनॉइड एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, यानी सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस था, वो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल था। अब जो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू जीरो एन आई, तो यहाँ से अगर आई की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, तो बी अपॉन म्यू जीरो एन, ये मिला हमको। अब देखें कि हमको एनर्जी है, तो 1/2 एल आई जीरो का स्क्वायर, तो एल की वैल्यू रख दें, और यहाँ से आई जीरो की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो आई जीरो, तो दोनों की जब वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 म्यू जीरो यानी स्क्वायर ए एल बी स्क्वायर अपन म्यू जीरो यानी स्क्वायर। तो यहाँ से आई इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो अब एन स्क्वायर हमारा कैंसिल हो, क्योंकि आई इसका तो हमको स्क्वायर, जब आई जीरो का स्क्वायर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो का स्क्वायर एन स्क्वायर। एक म्यू जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, देन हमको मिलेगा यही 1/2 ए एल बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। अब ए एल का मीन्स क्या है? वॉल्यूम है, तो हम इसको नीचे ले आते हैं, यू अपॉन ए एल बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो। यू अपॉन ए एल को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, तो इसको बोलते हैं, या ऐसे कह लें एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम।
आ, यहाँ पे इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये था। अब कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े, कैपेसिटर पढ़े। तो यहाँ पे हम लोग इस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें चार ही तो पढ़ते हैं। रजिस्टर मतलब आर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, और कहें तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट में जब हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें आप देखें मैक्सवेल ने जो चार इक्वेशन रखा, वो पूरी किताब की कहानी ही उस चार इक्वेशनों में रख दी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वही बात हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं इन सीरीज। सीरीज में क्या होगा कि हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज की खासियत ये होती है कि जितने भी हमारे इंडक्टर होंगे सब में क्या समान होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो या कहें करंट हमारी समान होगी, और इसका इक्विवेलेंट होगा ए टू बी। तो ये हो गया। अब वी ए माइनस वी सी, यानी ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना, एल वन डी आई अपॉन डी टी। करंट सेम होगी इन सीरीज में, जैसे रजिस्टर में हम लोग देखते हैं करंट सेम होती है, और उसी तरह से इंडक्टेंस में करंट जो होता है अगर सीरीज में है तो सेम होगी। अब इसमें हम सी और डी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वी सी माइनस वी डी इक्वल टू एल टू डी आई अपॉन डी टी। फिर हम डी और बी के बीच का पोटेंशियल निकाल लें, तो डी और देखें यहाँ पे वी डी माइनस वी बी इक्वल टू एल थ्री डी आई अपॉन डी टी। अब अगर इन तीनों रिलेशनों को हम ऐड करें तो यहाँ VC से VC और VD से VD, यानी VA माइनस VB, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट दिखलाया गया है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो VA माइनस VB इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो उससे हम कंपेयर करेंगे, तो VD माइनस VB इक्वल टू एल थ्री डी आई अपॉन डी टी। एडिंग ऑल दीज इक्वेशन वी हैव, तो VA माइनस VB इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डी आई अपॉन डी टी। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा इक्विवेलेंट सर्किट में VA माइनस VB इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इस L की जगह पर हमको मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस L3। यही चीज रेजिस्टेंस वाले कंडीशन में भी मिलता था। अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट जो होती है सब में अलग अलग होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, और ये है इनका इक्विवेलेंट। तो आइए पहले देखते हैं, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और इसका हम कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी प्लस डी आई थ्री अपॉन डी टी। अब ये जो मिल गया हमारे पास, तो अब यहाँ से पहले वाले में पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालें ए और बी में, तो वी ए माइनस वी बी हमको कितना मिलेगा, यल, और डी आई वन अपॉन डी टी। तो यहाँ से एल वन, तो यहाँ से हम डी आई वन अपॉन डी टी कैलकुलेट करें तो वी ए माइनस वी बी अपॉन एल वन इक्वल टू मिलेगा डी आई वन अपॉन डी टी, ये मिलेगा। अब ये यही सेम चीज हमको मिलेगा आई टू के लिए, डी आई टू अपॉन डी टी डी आई टी सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल वन प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन एल टू प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन एल थ्री। और जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट थी उसके कारण जो चेंज है, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन एल। इन दोनों रिलेशनों को अगर कंपेयर करते हैं हम, तो कंपेयर करें तो हमको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन हमको मिलेगा एक बटा एल इक्वल टू एक बटा एल वन प्लस एक बटा एल टू प्लस एक बटा एल थ्री।
ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।